हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर साइंस क्लास, जिसमें हम लोग पिछले 3 दिनों से पढ़ रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, और आज इसका लास्ट वीडियो, फोर्थ वीडियो इसका लास्ट होने वाला है। जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है एनिमल हस्बेंड्री के, वो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से कंसंट्रेट होकर के समझिए और शाम को एक अच्छी समरी दीजिए। अभी तक का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है इस चैप्टर का, तुम्हारा सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, सारे वर्क कर रहे हो, तो आज लास्ट डे भी अच्छे से वर्क कर लो। कल का कुछ तुम जो 11 बजे तक भेजना था उसे नहीं भेज पाए तो भाई साहब कर दो भाई, कल संडे है तो कल हम तुम्हें प्राइज वगैरह दें, ऐसा काम करो ना भाई, ठीक है। तो वो काम कर लेना आज ही के दिन, ठीक है। जितने भी काम बचे हुए हैं प्लस जो आज का काम रहेगा वो कर देना। तो चलते हैं आज अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है आज। ये रहा अपना चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो इसमें कैटल फार्मिंग हो गया है। कैटल फार्मिंग कल हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग अपने दुधारू पशु जिससे दूध हमें मिलता है उनकी कैसे हमें देखरेख करनी है, उन्हें वैक्सीनेशन कराना है जिससे उन्हें जो बीमारी वगैरह होती है, बैक्टीरिया से जो दिक्कत वगैरह होती है वो ना हो। आज हम लोग को देखना है ये रिमेनिंग 3 टॉपिक। पोल्ट्री फार्मिंग जिसमें हम मुर्गी पालन देखेंगे, फिश प्रोडक्शन जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से मछली का प्रोडक्शन किया जाता है, किस तरीके से उनकी खेती की जाती है, और लास्ट में बी कीपिंग में देखेंगे हम लोग किस तरीके से मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आज के होने वाले हैं। अब चलते हैं सीधे अपने एनसीईआरटी की तरफ भाई। पोल्ट्री फार्मिंग ये रहा अपना टॉपिक। पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फाउल। देखो यहां पे फाउल लिखा है, फाउल मतलब होता है कि बर्ड, और ऐसे बर्ड जो हम पालते हैं, ठीक है। पालतू पक्षी को फाउल कहते हैं, और मेनली इसमें आते हैं मुर्गा और मुर्गी, कॉक एंड हैन। तो पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फाउल फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। तो पोल्ट्री फार्मिंग हम मेनली 2 मोटिव रहता है। पहला मोटिव है कि हमें क्या मिले, हमें मिले एग, हमें क्या मिले एग, और दूसरा मिले चिकन का मीट, ठीक है। तो 2 चीजों की वजह से 2 मोटिव रहता है, एक रहता है एग, दूसरा रहता है मीट। इन्हीं वजह से हम लोग क्या करते हैं, पोल्ट्री की फार्मिंग करते हैं। Therefore, improved poultry breeds are developed and formed to produce layers for eggs and broilers for meat. तो इसलिए पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है। पोल्ट्री फार्मिंग में अच्छी ब्रीड्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जिनसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, जिनसे ज्यादा से ज्यादा हमें एग प्रोवाइड हो सके और मीट हमें मिल सके, हम ऐसी ब्रीड का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी ब्रीड डेवलप की जाती है। The cross-breeding programs between indigenous, for example, asil, and foreign exotic, for example, leghorn, breeds for variety improvement are focused on to develop new varieties for the following desirable traits. तो भाई साहब बात ऐसी है कि जिस तरीके से हम लोग कैटल फार्मिंग में ब्रीडिंग करा रहे थे, क्रॉसिंग करा रहे थे, ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी जब हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो इसमें क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है। तो इंडियन और फॉरेन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करा करके जो हमें नए बॉयलर्स मिलते हैं, नए मुर्गी मिलते हैं, वो क्या होते हैं, अच्छी क्वालिटीज के होते हैं, मिक्स्ड क्वालिटी उनमें होती है। तो उनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जब वो एक क्रॉस ब्रीड का प्रोडक्ट बन के आता है। तो नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, उनके जो चूजे पैदा होते हैं वो ज्यादा मात्रा में पैदा होते हैं और क्वालिटीदार होते हैं, कि वो ज्यादा से ज्यादा अंडे पैदा कर सकते हैं, प्लस ज्यादा से ज्यादा उनमें मीट होता है। दूसरा, डॉर्फ बॉयलर पेरेंट फॉर कॉमर्शियल चिक प्रोडक्शन, ठीक है। जो डॉर्फ मतलब जो छोटे बॉयलर होते हैं उन्हें ब्रीड कराया जाता है कॉमर्शियल पर्पस के लिए। कॉमर्शियल मतलब जान रहे हो, जिनसे हम पैसा रुपया बना सकते हैं। तो
बॉयलर इसलिए क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। समर अडेप्टेशन कैपेसिटी ऑब्लिक टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। और जो ये नए बॉयलर बन के आए हैं, जो नए ये ब्रॉयलर बन के आए हैं, नए चूजे बने हैं, ये समर को अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं। देखो समर को अडेप्ट करने का ये मतलब होता है कि जो मुर्गे ज्यादा फैटी होंगे, जो ज्यादा मोटे होंगे, उनको समर में काफी दिक्कत होगी। ठीक है, तो जो मिक्स्ड ब्रीडिंग वाले ये ब्रॉयलर बनते हैं, ये समर को अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं और हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, इनको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है, इनकी ज्यादा देखरेख की आवश्यकता नहीं होती है। रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड्स विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट। तो कह रहे हैं कि इनका जो साइज होता है, इन ब्रॉयलर का जो साइज होता है वो रिड्यूस रहता है, मतलब ये पतले पतले होते हैं, ज्यादा चौड़े नहीं होते हैं। चौड़े होंगे तो फिर गर्मियों में इनको दिक्कत बनेगी। और ये फाइब्रस, जो फाइब्रस हैं, फाइब्रस फ्रूट, फाइब्रस इनके फूड हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा क्या क्या दे पाते हैं, प्रोडक्शन दे पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा अंडे वगैरह ये दे पाते हैं। इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन। यहां पर देखो फोटो बनी हुई है, ये असील है, ये अपने इंडियन है, और लेग हॉर्न ये फॉरेन का है। तो इनसे क्या कराते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग होती है, तो एक नया जो ब्रॉयलर बनता है वो मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला होता है। इंटरेस्ट क्वेश्चन अपना कर लेना भाई। फिर आते हैं एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। ठीक है, मेनली हम लोग जो ये फार्मिंग करते हैं, ये कौन सी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल फार्मिंग याद आ रहा है हमें। पोल्ट्री फार्मिंग जो करते हैं तो मेनली दो वजहों से करते हैं, अभी डिस्कस किए। पहला एग प्रोडक्शन और दूसरा मीट प्रोडक्शन के लिए। तो हम पढ़ने चल रहे हैं यहाँ पे एग एंड बॉयलर प्रोडक्शन, ये किस तरीके से हम लोग एग और ब्रॉयलर मतलब वही, ब्रॉयलर मतलब एक चिकन रहेगा, छोटा सा चूजा रहेगा, और उसके मीट का काम तमाम होएगा भाई। ठीक है, ब्रॉयलर चिकन्स आर फेड विद विटामिन सप्लीमेंट्री फीड फॉर गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी। ब्रॉयलर चिकन मतलब ऐसे चिकन जिनको हम इसलिए ब्रीड करा रहे हैं, इसलिए उनका पालन पोषण कर रहे हैं कि एक दिन ये क्या देंगे, हमें अच्छा खासा मीट देंगे। ब्रॉयलर चिकन्स आर फेड विद विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड फॉर गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी। तो जो ब्रॉयलर रहते हैं उनको जो हम फूड प्रोवाइड करते हैं उसमें विटामिन की मात्रा ज्यादा रहती है, जिससे उनका ग्रोथ अच्छे से हो सके। केयर इज टेकन टू अवॉइड मॉर्टेलिटी एंड टू मेंटेन फेदरिंग एंड कैरकास क्वालिटी। कह रहे हैं उनकी हम लोग केयर करते हैं। केयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मॉर्टेलिटी मतलब उनकी मरने के चांसेस कम हो, अवॉइड करें मॉर्टेलिटी को, और मेंटेन करें उनके फेदरिंग को, मतलब फेदर मतलब उनके पंख को, और कैरकास क्वालिटी। और जब उन्हें मारा जाए तो उनकी जो कैरकास है, मतलब जो उनका शव है, जो उनका मीट है, वो क्वालिटी वाला हो। ठीक है, तो इसलिए हम उनकी क्या करते हैं, देख रेख करते हैं। ठीक बात। दे आर प्रोड्यूस्ड एज ब्रॉयलर्स एंड सेंट टू मार्केट फॉर मीट पर्पजेज। ठीक है, तो उनको ब्रॉयलर की तरीके से क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उनको देखरेख होती है, ब्रीडिंग होती है, और फिर वो मार्केट में भेजे जाते हैं मीट पर्पज के लिए। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स, good management practices are important. These include maintenance of temperature and hygienic condition in housing and poultry feed, as well as prevention and control of diseases and pests. तो जिस तरीके से हम लोग अपने अनाजों की देखरेख करते हैं, उसी तरीके से इनकी भी प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे हम, तभी हमें जाकर के बाद में प्रॉफिट मिलेगा। तो हमें ध्यान रखना होता है कि इनको टेम्परेचर कितना रहे, ये जहां पर हैं, जो इनका रहने का स्थान है, प्लस वहाँ का सैनिटेशन कैसा है, वहाँ पे इनको जो डिजीजेस से बचने के क्या हमने उपाय किए हैं, पेस्ट, और जितने पेस्ट हैं, डिजीज हैं, और भी जितने बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो इन तक ना पहुंच पाए। ठीक है, हमसे पहले भाई, इंसानों के पहले यदि बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे तो हमारे खाने को खराब कर देंगे। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये इन सबको अवॉइड करते हैं और अच्छे तरीके मैनेज करते हैं। द हाउसिंग
nutritional and environmental requirements of broilers are somewhat different from those of egg layers। कह रहे हैं हाउसिंग मतलब इनके रहने बसने का स्थान, न्यूट्रिशनल मतलब ये जो खाए पिएंगे, प्लस जो इनका इन्वायरमेंट है ये काफी अलग होता है उन चूजों से, उन चिकन से जो एग ले करते ठीक है, मतलब कि जिन्हें मीट के पर्पस से प्रोड्यूस किया गया है वो उनकी रिक्वायरमेंट दूसरी है, उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट दूसरा, उनकी हाउसिंग का अलग तरीके का है, प्लस इन्वायरमेंट दूसरा चाहिए उनको, और जो हमारे एग लेयर्स हैं जो अंडे देते हैं उनका दूसरी तरीके से इन्वायरमेंट होगा। तो यहां पर हम लोग ये देख लिए किस तरीके से ब्रॉयलर को प्रोड्यूस करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ मीट। अब यहां पर देखो, द राशन daily food requirement for broilers is protein rich with adequate fat. The level of vitamin A and K is kept high in the poultry feeds. तो यहां बात कर रहे हैं कि ऐसे वो मुर्गे जिन्हें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ मीट, तो उनको प्रोटीन रिच एंड जिसमें फैट भी हो और प्रोटीन भी हो, तो हम ऐसे उनको फूड प्रोवाइड करते हैं। और विटामिन्स में देखा जाए तो ए एंड के, जिससे हमारे पोल्ट्री जो हमारे वो हैं ब्रॉयलर्स हैं उनके पास जो ये मीट है उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहे, तो हम ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड कराते हैं। पोल्ट्री फाउल सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीजेज कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट्स एज वेल एज फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। तो हमारे जो पोल्ट्री फाउल होते हैं जिन्हें हम पालते हैं और वो कई सारी बीमारियों से भी ग्रसित होते हैं, ठीक है, वल्नरेबल होते हैं काफी सारी बीमारियों से, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट्स, और बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो जाती है, मतलब उन्हें आवश्यकता थी खाने पीने की लेकिन हमने उन्हें प्रोवाइड नहीं कराया, तो उसकी वजह से भी वो डिजीज उनके अंदर हो जाती है। These necessitate proper cleaning, sanitation and spraying of disinfectants at regular intervals. Appropriate vaccination can prevent the occurrence of infectious disease and reduce loss of poultry during an outbreak of disease. तो हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ का जहाँ पर ये रह रहे हैं हमारे पोल्ट्री, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे सैनिटेशन की व्यवस्था कैसी है, क्लीन है कि नहीं है, क्या कहते हैं वेंटिलेशन कैसा है, उनको ठीक फील हो रहा है या नहीं वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर ठीक फील नहीं होगा, वो अच्छी तरीके से वहां पर रहेंगे नहीं, तो फिर हमें अच्छा एग नहीं मिलेगा और अच्छी मीट नहीं मिलेगी। तो इस वजह से हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है, प्रॉपर क्लीनिंग, सैनिटेशन, इन सब की व्यवस्था हमें रखनी पड़ती है, और उन्हें प्रॉपर इंटरवल पर वैक्सीनेशन भी कराना होता है, जिससे जो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो वो उन वैक्सीनेशन से दूर हो सके। ठीक है, वापस से हमारे इंटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसको कर लेना भाई। फिर एक्टिविटी, इसको रीड कर लेना, और यदि आसपास कोई पोल्ट्री फार्म है तो विजिट एक बार कर लेना भाई। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक फिश प्रोडक्शन में, कि हम फिश की खेती कैसे करते हैं, फिश को प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, फिश फार्मिंग कैसे होती है। फिश इज अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड। कह रहे हैं फिश जो है वो बहुत ही चीप सोर्स है, मतलब सस्ता सोर्स है यदि हमको प्रोटीन चाहिए एनिमल से। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड्स द, अब हमें नहीं मालूम, हो सकता है फिश सस्ती मिलती हो ये मुर्गे से, ठीक है, तुम्हें बेहतर मालूम होगा तो शाम को बताना कि कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा, फिश और हमारे मुर्गे। ठीक है, फिश इज अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड्स द फिन्ड ट्रू फिश एज वेल एज शेल फिश सच एज प्रॉन्स एंड मॉलिस्कस। देखो यहाँ पर दो फिश का बात किया गया है, एक फिन्ड ट्रू फिश। ट्रू फिश में मतलब कि फिश की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारे के सारे आए, मतलब उनमें वो गिल्स रहें, उनमें फेदर्स रहें, उसको फेदर्स नहीं फिन्स कहते हैं, जिनसे वो तैरती हैं, डायरेक्शन चेंज करती हैं, मतलब जो फिश की क्वालिटीज हो वो सारी की सारी उसमें प्रेजेंट रहे, तो उसको ट्रू फिश बोलते हैं। और शेल फिश मतलब ऐसी फिश जिसके ऊपर क्या लगा रहे, एक शेल लगा रहे, एक कठोर आवरण लगा रहे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं प्रॉन्स एंड
मोलिस्कस। देयर आर टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश, कह रहे हैं दो वेज है, यदि मछली को पकड़ना चाहते हो तो दो तरीके हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं सीख जाओ, जैसे मछली कहीं पकड़ने का नौबत आए तो पकड़ सको तुम भाई। वन इज फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज विच इज कॉल्ड कैप्चर फिशिंग, द अदर वे इज बाय फिश फार्मिंग विच इज कॉल्ड कल्चरल फिशरी। ठीक है, कह रहे हैं दो तरीके हैं। पहला है नेचुरल रिसोर्स के पास जाएं हम, जहां पे बहुत सारा पानी हो नेचुरली, और वहां पर क्या रहे बहुत सारे फिश हैं, उनको हम कैप्चर कर लें। ठीक है, तो कैप्चर फिशिंग है। और दूसरा है कल्चर फिशरी। ठीक है, बाय फिश फार्मिंग, जहां पर हम फिश की फार्मिंग करें, मतलब उनको फूड प्रोवाइड कराएं। ठीक है, उनको अच्छा खासा बनाएं, मोटा तगड़ा बनाएं, उसके बाद उनको हम कैच कर लें और फिर पका के खाएं। The water source of the fish can be either sea water or fresh water such as in rivers and ponds. ठीक है, कह रहे हैं वाटर सोर्स जहां हमें फिश मिल सकती है वो सी वाटर में भी मिल सकती है और फ्रेश वाटर में मिल सकती है, जैसे कि रिवर और पॉन्ड्स हैं हमारे आसपास। फिशिंग कैन थस बी डन बोथ बाय कैप्चर एंड कल्चर ऑफ फिश इन मरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, मरीन मतलब होता है, कहते हैं ना मरीन ड्राइव, मरीन मतलब होता है समुद्र। ठीक, तो कह रहे हैं फिशिंग दोनों जगह की जा सकती है, बोथ बाय कैप्चर, कि कोई वाटर रिसोर्स है, वाटर में ही मछली होती है, कहते हैं ना मछली जल की रानी है, तो वहां पे हम कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं कल्चर ऑफ फिश। कल्चर ऑफ फिश मतलब कि फिश को पहले हम अच्छे से खाना पीना खिलाते हैं, बलि का बकरा बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो अच्छे खासे खा पी करके तैयार हो जाती है, फिर हम उसको पकड़ करके बढ़िया, आगे का काम जानते ही हो। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में हम क्या करते हैं, अपने फिश का प्रोडक्शन करते हैं। अब यहां पर दो टाइप दिया गया है, एक मरीन फिशरीज और दूसरा है इनलैंड फिशरीज। तो मरीन फिशरीज नाम से क्लियर है कि ऐसे फिश जो मरीन में है, समुद्र में है। इंडियाज मरीन फिशरी रिसोर्सेज इंक्लूड 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन एंड द डीप सीज बियॉन्ड इट। तो कह रहे हैं कि हमारा जो मरीन फिशरी का रिसोर्स है वो लगभग 7,500 किलोमीटर का है, मतलब जो कोस्ट लाइन हमारी है। तो यहां पर ये मछुआरे क्या करते हैं, फिश को पकड़ते हैं। पॉपुलर मरीन फिश वैरायटीज इंक्लूड पॉम्फ्रेट, मैकेरेल, ट्यूना, सार्डाइंस एंड बॉम्बे डक। ठीक है, तो ये कुछ फिश की वैरायटी है जो मरीन में, समुद्र में पाई जाती हैं। मरीन फिश आर कॉट यूजिंग मेनी काइंड्स ऑफ फिशिंग नेट्स फ्रॉम फिशिंग बोट्स। ठीक है, कह रहे हैं कि हम लोग फिशिंग बोट का इस्तेमाल करके और फिशिंग नेट उसमें डालते हैं और मरीन फिश को पकड़ लेते हैं। Yields are increased by locating large schools of fish in the open sea using satellites and echo साउंडर्स। ठीक है, तो सैटेलाइट्स का और इको साउंडर क्या होता है, ये पता लगा लेता है कि कहां पर डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है वहां पर ज्यादा लोग प्रेजेंट हैं। तो स्कूल्स ऑफ फिश मतलब जहां पर फिश का पूरा ग्रुप है, पूरे के पूरे परिवार हैं, वो पता चल जाता है सैटेलाइट से और इको साउंडर से, और फिर वहीं पे हम जाल फेंकते हैं और ढेर सारी मछलियां पकड़ लेते हैं। Some marine fish of high economic value are also formed in seawater. This includes finned fishes like mullets, bhetki, and pearl spots, shellfish such as prawns, mussels, and oysters, as well as seaweed. ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कुछ मरीन फिश हैं जो हाईली इकोनॉमिक हैं, जो कि सी वाटर में पाई जाती हैं। वो उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। भेटकी है, पर्ल स्पॉट्स है। पर्ल स्पॉट्स मतलब कि इसके पास पर्ल होता है, कुदरती क्या होती है, मोती होती है। ठीक, यहाँ सब सिर्फ और सिर्फ फिशेस के नाम दिए गए हैं। ऑयस्टर्स आर ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर द पर्ल्स दे मेक। ऑयस्टर्स को इसलिए भी कल्टिवेट किया जाता है, ठीक है, इस मतलब सिर्फ और सिर्फ खाने के पर्पज से नहीं, इसके पास कुछ क्या होता है, पर्ल होता है, पर्ल मोती। As marine fish stocks get further depleted, the demand for more fish can only be met by such cultural fisheries, a practice called mariculture. कह रहे हैं मरीन फिश जो समुद्र में फिश हैं, यदि हम इस तरीके से उनका शोषण करते रहेंगे, उनको खाते पीते रहेंगे, उनको पकड़ते रहेंगे, तो मरीन की पूरी फिश खत्म हो जाएगी। और फिर आने वाली जनरेशन क्या खाएगी भाई ना, वो भी तो भी मजे ले लोगे सिर्फ। तो उसके लिए क्या किया गया है, कल्चर फिशरीज किया गया है कि फिश को प्रोड्यूस करने का तरीका बनाया गया है। तो वही है अपना इनलैंड फिशरीज।
फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड कैनाल्स, पॉन्ड्स, रिजर्वोर्स एंड रिवर्स। ब्रैकिश वाटर ब्रैकिश वाटर मतलब होता है कि जो खारा पानी होता है। ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टुगेदर सच एज एस्टुअरीज एंड लगून्स। एस्टुअरीज मतलब खाड़ी होता है, लगून्स मतलब झील होता है। आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फिश रिजर्वोर्स। ठीक है, तो यहां पर फ्रेश वाटर के कुछ रिसोर्स दिए गए हैं, कैनाल हो गया, पॉन्ड हो गया, और कुछ छोटे मोटे रिजर्वोर्स हो गए, जो गड्ढे हैं उसमें पानी भरा हुआ है, रिवर्स हो गई। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर फिशेस को क्या किया सकता है, कल्टीवेट किया जा सकता है। While capture fishing is also done in such inland water bodies, the yield is not high. Most fish production from these resources is through aquaculture. ठीक है, एक्वाकल्चर, एक्वा मीन्स होता है वाटर, और कल्चर मतलब होता है किसी को क्या करना, कल्टीवेट करना, किसी को प्रोड्यूस करना। तो कह रहे हैं कि जो हमारे कैप्चर फिशिंग है इस इनलैंड फिशरीज में, यहाँ इनलैंड वाटर बॉडीज में, ये जो वाटर बॉडीज दिया गया है, कैनाल, पॉन्ड, रिजर्वर्स और रिवर्स, यहाँ पर ज्यादा मात्रा में हम फिश को कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा मात्रा में फिश को कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एक आध परिवार खा पी सकता है, लेकिन यदि हमें कॉमर्शलाइज वे में इसे करना है तो यहां पर नहीं हो सकता है। तो ज्यादातर अगर हमें फिश प्रोडक्शन को हाई करना है तो एक्वा कल्चर को निभाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक्वा कल्चर क्या है आगे यहां पर डिस्कस किए हैं। फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन कॉम्बिनेशन विद राइस क्रॉप so that fish are grown in the water in the paddy field. More intensive fish farm can be done in composite fish culture system. Both local and imported fish species are used in such system. कह रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, फिश को कल्चराइज कर रहे हैं, मतलब कि उसे अच्छी बातें नहीं सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिश कल्चर मतलब फिश को कल्टीवेट करना। तो हम फिश को कल्टीवेट करने के साथ साथ उसमें क्या है, राइस क्रॉप को भी ग्रो किए हैं। तो राइस क्रॉप को ग्रो करने से क्या होगा कि आराम से फिश वाटर में जो पैडी फील्ड है उस पे क्या होगी, अच्छे से ग्रो करेगी। प्लस इनके जो वो है अंडे हैं, इनके जो अंडे हैं वो भी अच्छे तरीके से उस पर ले कर सकते हैं। मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम बोथ लोकल एंड इम्पोर्टेंट। कह रहे हैं कि यदि हमको और अच्छे तरीके से फिश की खेती करनी है, फिश फार्मिंग करनी है, तो हमको वही दिमाग लगाना पड़ेगा जैसा हम लोगों ने कैटल फार्मिंग और अपना हम लोगों ने पोल्ट्री फार्मिंग में दिमाग लगाया था कि क्या किया था, क्रॉस ब्रीडिंग करा करके। तो इसमें भी उसी तरीके की ब्रीडिंग करा करके काम चलेगा, लोकल और इम्पोर्टेड फिश की ब्रीडिंग कराकर। उसमें क्या होगा, in such a system a combination of 5 or 6 fish species is used in a single fish pond। मतलब एक फिश पॉन्ड पर 5 से 6 स्पेसीज का हम इस्तेमाल करेंगे। These species are selected so that they do not compete for food among them having different type of food habits। अब इन जो फिश की स्पेसीज को हम रखे हैं, 5-6 स्पेसीज को रखे हैं, इनमें अच्छी बात यह है कि जितने भी फिश स्पेसीज हैं इनकी फूड हैबिट्स अलग अलग है, मतलब खाने के तरीके अलग अलग हैं। एज अ रिजल्ट द फूड अवेलेबल इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द पॉन्ड इज यूज्ड एज कैटलास आर सरफेस फीडर। कैटलास एक मछली का नाम है, वो सरफेस फीडर्स है, मतलब सरफेस पे जो अनाज हैं उन्हीं को सिर्फ वो खाएगी। रोहूज फीड इन द मिडिल जोन ऑफ द पॉन्ड। रोहू क्या है, वो मिडिल पॉन्ड के मिडिल में जो है उसको खाएगी। ब्रिगल्स एंड कॉमन कार्प्स आर बॉटम फीडर्स एंड ग्रास कार्प्स फीड ऑन द वीड्स टुगेदर। दीज स्पीसीज कैन यूज ऑल द फूड इन द पॉन्ड विदाउट कंपीटिंग विद ईच अदर। और यहाँ पर बात की है ब्रिगल्स एंड कॉमन कार्प्स की, तो वो बॉटम में फीड करेंगे। और एक है हम अपने ग्रास कार्प्स जो हैं वो भी एक मछली का नाम है, वो वीड को फीड करती है। वीड मतलब जो अनवांटेड प्लांट हमारे रहते हैं जिन्हें हम ग्रो नहीं किए लेकिन अपने आप वो हो गए हैं और हमारे मेन क्रॉप को वो क्या करते हैं, खराब करते हैं। तो ये वीड को क्या करते हैं, खाते हैं। तो सबका अपना लेयर बटा हुआ है, सबकी अपनी अलग फूड हैबिट है, तो इनमें कंपीट नहीं होता है कि बॉटम वाला ऊपर चला गया खाने और वो बीच वाला चला गया सबसे ऊपर खाने, तो ऐसा नहीं होता है। इनकी फूड हैबिट अलग है, इस वजह से कंपीट नहीं होती, इनके बीच में कंपटीशन नहीं होता है और पूरा का पूरा जो हमारे पॉन्ड का फूड है वो खत्म हो जाता है। दिस इंक्रीजेस द फिश यील्ड फ्रॉम द पॉन्ड। और इस तरीके से फिश पॉन्ड में
फिश का जो प्रोडक्शन है वो ईल्ड होता है, ज्यादा से ज्यादा होता है। तो ये कंपटीशन जब नहीं होगा तो भाई साहब, जब अगर तुम्हारी क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा रहे तो वही फर्स्ट आएगा, कोई कंपटीशन नहीं है तो अच्छे से वो जिएगा, एकदम मोटिवेटेड रहेगा कि मैं ही फर्स्ट आया हूं। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें भी होता है, सबकी अलग अलग फूड हैबिट। वन प्रॉब्लम विद सच कंपोजिट फिश कल्चर इज दैट मेनी ऑफ दिस फिश ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मानसून। कह रहे हैं एक प्रॉब्लम है यदि हम कंपोजिट फिशिंग करते हैं, मतलब सारी फिश को 5 से 6 स्पेसीज की फिश को एक साथ रखते हैं, तो एक दिक्कत ये आती है कि ज्यादातर जो फिश की स्पेसीज हैं वो मानसून में ब्रीड करती हैं, मतलब मानसून में अंडे वगैरह देती हैं। Even if fish seed is collected from the wild, it can be mixed with that of other species as well. So a major problem in fish farming is the lack of availability of good quality seed. कह रहे हैं कि अगर हम ये चाहें कि जो भी फिश सीड है, मतलब फिश के जो अंडे हैं, उनको हम पूरा का पूरा मिक्स कर दें, सारे स्पीसीज में मिक्स कर दें, तो उसमें एक दिक्कत ये आती है कि कुछ सीड्स, कुछ जो अंडे होते हैं वो गुड क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो अब इनको कैसे ओवरकम करेंगे? भाई साहब, इंसानी दिमाग कुछ ना कुछ दिमाग लगाएगा जिससे अपना फायदा हो। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, वेज हैव नाउ बीन वर्कड आउट टू ब्रीड दीज फिश इन पॉन्ड्स यूजिंग हार्मोनल स्टिमुलेशन। हार्मोन्स को स्टिमुलेट कर देंगे, ठीक है, मतलब ऐसे हार्मोन्स डाल देंगे फिशेस में कि वो क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा अंडे प्रोड्यूस करेगी, क्वालिटी वाले अंडे। This has ensured the supply of pure fish seed in desired quantities. तो इससे क्या होता है, इंश्योर्ड रहता है कि हाँ अच्छे ही अंडे आएंगे, प्लस अच्छे अच्छे फिशेज मिलेंगी हमें। तो ये जितने भी इंटेक्स्ट हैं प्लस एक्टिविटी है भाई साहब, रीड एंड सॉल्व। अब आता है बी कीपिंग, अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे मधुमक्खी का पालन, किस तरीके से हम मधुमक्खी पालन करते हैं। मधुमक्खी पालन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई शहद मिलना है। इंसान बड़ा ही स्वार्थी इंसान बड़ा ही स्वार्थी क्या है, प्राणी है। ठीक है, ये अगर किसी की देख रेख कर रहा है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई स्वार्थ रहता है। ठीक है, और जो स्वार्थ नहीं देखता है वो भाई साहब महात्मा ही बन जाता है, मॉन्क बन जाता है। ठीक है, तो बी कीपिंग देखते हैं फिलहाल। ठीक है, दूर नहीं जाते हैं अपने चैप्टर से। बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। हनी इज वाइडली यूज्ड एंड देयरफॉर बी कीपिंग फॉर मेकिंग हनी हैज बिकम एन एग्रीकल्चर एंटरप्राइज। कह रहे हनी जो है ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है, हर जगह यूज होता है, इस वजह से बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी का पालन करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। ठीक है, इससे भी अच्छे खासे पैसे जनरेट होते हैं। ठीक है, बहुत लोग पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, क्यों? क्योंकि बड़ा आदमी बनना है। बी कीपिंग करते हैं पैसे कमाने के लिए। Since beekeeping needs low investment, farmers used it as an additional income generating activity. ये सबसे लो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, मतलब कम से कम इन्वेस्टमेंट करना होगा और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। In additional to honey, the beehives are a source of wax which is used in various medicinal preparation. कह रहे हैं हनी के साथ साथ हमें वैक्स भी मिलता है, मोम भी मिलता है बी कीपिंग करने से, जो कि बहुत सारे मेडिसिनल पर्पस को क्या करता है, अंजाम देता है, मेडिसिन में काम आता है। The local varieties of bees used for commercial honey production are Apis cerana indica, commonly known as Indian bee, Dorasta, the rock bee and the florai, the little bee. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोकल वैरायटीज बी के दिए गए हैं जिससे हम कॉमर्शियली हनी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी वैरायटी है। एन इटालियन बी वैरायटी मेलिफेरा हैज आल्सो बीन ब्रॉट इनटू इंक्रीज यील्ड ऑफ हनी। ठीक है, इटालियन वाली बी जो है इनसे सबसे ज्यादा हनी हमें मिलता है, तो बस अब इंडियंस को वही चाहिए। दिस इज द वेराइटी कॉमनली यूज्ड फॉर कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन। जो इटालियन वाली बी है, ठीक है, उनसे ज्यादा हनी प्रोड्यूस होता है, तो ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए ये बी यूज की जाती है। द इटालियन बीज हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, दे स्टिंग समवॉट लेस, दे स्टे इन अ गिवन beehives फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड ब्रीड वेरी वेल। तो ये जो इटालियन बी हैं ये स्टिंग कम करती हैं। स्टिंग मतलब होता है काटना। ठीक है, मधुमक्खी कभी काटी हो तो पता होगा दर्द के साथ साथ स्वेलिंग भी काफी होती है। ठीक है, तो स्टिंग जो होती है वो ये कम से कम करती हैं इटालियन बी। ये ज्यादा से ज्यादा क्या करती हैं, अपने बिहीव में रहती हैं, मतलब वही अपने जो छत्ता होता है मधुमक्खी का छत्ता उसी के अंदर रहती हैं और ब्रीड अच्छे से करती हैं।
फॉर कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म्स और एपियरीज आर एस्टैब्लिश्ड। तो हनी प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, बी फार्म्स बनाते हैं, ठीक है, मतलब इन मधुमक्खी की क्या करते हैं, एक इनका घर बनाते हैं, आवास बनाते हैं, उसमें ये अच्छे से रहती हैं, उसी को एपियरीज भी कहा जाता है। द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द पॉस्चुरेज। पॉस्चुरेज क्या है, तो पॉस्चुरेज जो हम इनको चारा वगैरह खिलाते हैं, जो इनको हम भोजन कराते हैं, वही इनका है पॉस्चुरेज। अब ये हम भोजन तो कराते नहीं, रोटी सब्जी दाल चावल, इनको क्या करते हैं, इनको फूल वगैरह देते हैं। फूल में क्या होता है, नेक्टर होता है, ठीक है, तो उसको चूस चूस करके क्या करती हैं, अपना शहद बनाती हैं। और द फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पॉलन कलेक्शन, ठीक है। तो ये बीज क्या करती हैं, ये अपने फ्लावर से ही नेक्टर को क्या करती हैं, इनटेक करती हैं और फिर प्रोडक्शन करती हैं हनी का। In addition to adequate quantity of pasturage, the kind of flowers available will determine the taste of the honey. अब हनी का टेस्ट कैसा होगा, वो डिपेंड करेगा रॉ मटेरियल क्या था, रफे जो हमारा पॉस्चुरेज है प्लस जो फ्लावर्स हमने वहां पर ग्रो किए हैं उसकी क्या क्वालिटी है, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डिपेंड करेगा कि हमारे हनी का टेस्ट क्या होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना ये चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो जितने भी इंटरेस्ट क्वेश्चन है प्लस जितनी भी एक्टिविटीज है भाई साहब, उसको अच्छे तरीके से आप पढ़ करके समझ करके कॉपी में करके हमें भेज दीजिएगा। इसके बाद तुम्हारा काम क्या रहेगा, साउंड में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के जो जो तुम्हें आ रहे हैं उसको अपनी कॉपी में करके भाई भेज देना, ठीक है। आज सैटरडे है, कल संडे रहेगा, कल प्रयागराज आना ही पड़ेगा। और प्रयागराज मैं आऊं तो ऐसा ना हो कि मैं पनिशमेंट दूं आप लोगों को, सिर्फ प्राइज ही प्राइज मिले तो अच्छा लगेगा हमें भी और तुम्हें भी, ठीक है। तो जितने भी रिमेनिंग वर्क हैं उसको करके भेज दो और एकदम हंसी खुशी कल मिलते हैं। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।